हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से गाइस अच्छे पैसे कमाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। तो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ नेफ्रो केयर इंडिया लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 28 जून 2024 से लेकर 2 जुलाई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 85 रुपये से लेकर 90 रुपये पर शेयर है और लॉट साइज़ 1600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 45,84,000 शेयर्स, करीब 41,26,00,000 रुपये कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ हैं। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा, सब कुछ फ्रेश इश्यूज से है। मतलब ये जो 41,26,00,000 रुपये जो कलेक्ट होंगे वो सीधे सीधे कंपनी के अंदर डेवलपमेंट ग्रोथ प्रोग्रेस के लिए यूज़ होंगे, आगे एक्सपांशन के लिए यूज़ होंगे गाइस। क्योंकि जब भी ओएफएस से जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो प्रमोटर्स के पास सीधे सीधे जाते हैं, कंपनी के अंदर नहीं जाते हैं। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 3 जुलाई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की जो डेट है वो 4 जुलाई 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 4 जुलाई 2024। लिस्टिंग डेट जो है वो 5 जुलाई 2024 है और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 2 जुलाई 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाली है गाइस। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। इसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,19,02,400 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,64,86,400 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर मिल जाते हैं। और मार्केट मेकर पोर्शन 2,30,400 शेयर्स है। मतलब जो कोई भी सिक्योरिटीज़ एजेंसीज जो है वो ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बनी है तो उनके बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं 2,30,400 शेयर्स। रिजर्वेशन जो है QIB shares offered not more than 50% of the net issue है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। NII शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइस। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है 1600 शेयर्स आ जाएंगे, 1,44,000 रुपये आपको देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है 3,200 शेयर्स आ जाएंगे, 2,88,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। सो बेसिकली SME IPO में तो ऐसा ही है कि 1 लाख से ऊपर की रकम ही चाहिए। अभी तक का तो कम से कम फॉर्मेट यही है कि 1 लाख से ऊपर की रकम ही चाहिए। तो 1 लाख से ऊपर का जो है वो वेरी करता रहता है। जैसे यहाँ पे 1,44,000 है तो कभी 1,30,000, 1,12,000, 1,05,000, 1,07,000, 1,40,000 ऐसे। बट मोटा मोटी 1.5 लाख के अंदर निपट जाता है। मतलब आईपीओ अप्लाई करने की जो अमाउंट होती है, मैंने तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कभी 1.5 लाख के तक का कोई SME आईपीओ या उसके ऊपर की प्राइसिंग का कोई SME आईपीओ नहीं देखा है। दूसरी बात गाइस कि इसके अंदर सिर्फ लॉट में डील होती है। आप सिंगल शेयर्स जो है वो नहीं डील कर पाओगे, मतलब ट्रेड नहीं कर पाओगे, सीधा सीधा लॉट में होगा। तीसरी बात कि ये जो लॉट साइज़ है उसकी चांसेस होती है वक्त के मतलब लिस्टिंग के बाद जो है वो उसके ये जो लॉट साइज़ जो है वो चेंज होने का, ज़रूरी नहीं है कि चेंज हो लेकिन चांसेस होते हैं गाइस। अब यहाँ पर एक अच्छी बात है कि एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन उससे पहले प्रमोटर्स देखते हैं। तो कि डॉक्टर प्रतिम सेन गुप्ता जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 85.02% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू नहीं दी गई है। सो अभी 85.02% का स्टेक मतलब प्रमोटर्स के पास ही है। अब एंकर इन्वेस्टर्स जिनकी बीड डेट जो है वो 27 जून 2024 है। शेयर्स जो ऑफ़र करे गए हैं वो 12,38,400। जो उनका पोर्शन साइज़ है वो 11,15,00,000 रुपये के आसपास है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 डेज़। उसकी जो डेट है वो 2 अगस्त 2024 है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज़। उसकी जो डेट है वो 1 अक्टूबर 2024 है गाइस। सो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि जब भी एंकर इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं तो आप देख सकते हो बड़ा माल उठाते हैं, समझ रहे हो।
तो एक कंपनी के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उसमें से एक कंडीशन ये है कि लिस्टिंग के बाद 30 दिन तक एंकर इन्वेस्टर एक भी शेयर बेच नहीं सकता है। उसके बाद 30 दिन के बाद अगर बेचना चाहे तो जो भी उनका मतलब जो भी उनके पास माल है उसका 50% ऑफ शेयर्स जो है वो बेच सकते हैं, उसके उससे ज़्यादा नहीं। और बचा हुआ जो 50% है वो 90 दिन के बाद बेच सकते हैं। तो उसकी ये अलग अलग डेट दी गई है गाइस। और हाँ, एक बात है कि एंकर इन्वेस्टर जब भी इन्वॉल्व होते हैं तो एक तरह से पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि वो बड़ा माल उठाता है। वो सीधे से एक तरह से वो इंडिकेट करती है काइंड ऑफ कि कंपनी बहुत बढ़िया है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसी ही चीज़ होती है, बट एक पॉजिटिव माहौल बनता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम चांसेस मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बढ़े ही, लेकिन हाँ चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा माल उठाते हैं। एक तरह से समझो कि हाइप जैसा थोड़ा सा उसको एक समझ लो कि एक एक्सेल मिल जाता है, थोड़ा सा एक्सेलरेशन मिल जाता है आईपीओ को। उसके वो ज़रूर बात है। दूसरी बात कि गाइस कभी भी मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि अपना ओपिनियन, कि कभी भी एंकर इन्वेस्टर हो कि बड़ा इन्वेस्टर हो या फिर इंस्टीट्यूशंस हो बड़ी, तो उसको देख के डायरेक्ट सीधे सीधे कभी ऐसे कभी भी स्टॉक में या आईपीओ में ऐसे इन्वॉल्व मतलब कभी ऐसे डायरेक्ट एक चीज़ को जज करके नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। बिकॉज उनकी जो स्ट्रेटजीज होती है, रिसर्च टीम होता है उनका, फंड मैनेजमेंट, उनकी जो मतलब मनी मैनेजमेंट, रिस्क कैपेसिटी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, लॉस खाने की कैपेसिटी, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है। सो उस हिसाब से उनका पूरा एक गणित जो होता है वही बहुत डिफरेंट होता है। मतलब वो कितना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वो भी एक उनकी डिफरेंट स्टाइल होती है। तो बहुत सारी चीज़ों में, और किस किस तरह से करेंगे वो भी एक चीज़ होती है। तो बहुत सारी चीज़ होती है गाइस। तो मतलब ऐसी बात नहीं है, हाँ अच्छी बात कहलाई जाती है, बट फिर भी एकदम से वो एक पॉइंट है कि नहीं कूदना चाहिए। कई बार जैसे मतलब मैं गलत ऐसे तो इमेज नहीं बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन जैसे कोई बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो बड़े इन्वेस्टर जो वेल नोन होते हैं उनका अगर नाम पड़ जाता है, जैसे मार्केट में आपने कई बार न्यूज़ सुनी होगी कि भाई ये फलाना ने ढिमकाना बड़ा इन्वेस्टर जो है वो ये स्टॉक उन्होंने एकदम दम भर के ख़रीद लिया है या ये कर लिया है, ऐसे वैसे, तो कुछ दिनों के लिए हाइप हो जाती है। अब हमको नहीं पता है कि भाई वो कितने प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, कहाँ तक टिकेंगे नहीं टिकेंगे, क्या डील है क्या नहीं है। बहुत सारी ऐसी कॉन्स्पिरेंसी थियोरी अंदर चलती रहती है। तो रिटेलर्स के, आपके और मेरे जैसे मतलब जो छोटे लोग हैं उनके फंसने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, उनको भी लॉस होते हैं जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बट वही बात है कि उनकी लॉस करने की कैपेसिटी अलग होती है। सो इट इज़ लाइक दैट। अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 2014 से इनकॉर्पोरेटेड है। नेफ्रो केयर इंडिया लिमिटेड इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट सेंटर लोकेटेड इन कोलकाता। तो कोलकाता बेस्ड कंपनी है जो कि ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ क्लिनिकल एंड लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस एज वेल एज रेंटल insufficiency treatment for patients. Nephrocare is supported by expert doctors, experienced paramedical professionals, and a skilled management team. Currently, the hospital provides healthcare services to approximately 900 chronic kidney disease patients every month. The hospital has 5 permanent doctors, 10 visiting consultants, and 70 experienced paramedical professionals. These services are delivered from its main Salt Lake Clinic, which covers an area of 5,352 square feet, and 3 satellite clinics located in Salt Lake HB 113 and Chandan Nagar, West Bengal. At present, Nephrocare offers the following services at its clinics. So जो ऊपर हमने पढ़ी उसी का है, लेकिन थोड़ा सा और ब्रीफ में दिया गया है। तो कि इन हाउस डायलिसिस यूनिट, आउट पेशेंट सर्विस इन एरियाज ऑफ नेफ्रोलॉजी, डायबिटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑप्थाल्मोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी, NABL accredited in-house pathology, in-house pharmacy, advanced diagnostic facility, rental nutrition department, home care, मुक्ति जो कि लाइफस्टाइल सपोर्ट प्रोग्राम है, होम डायलिसिस,
तो ये कुछ सर्विस देती है कंपनी। और 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी के करीब 110 लोगों की मतलब पीपल जो है एम्प्लॉयज़ है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में गाइस काम करते हैं। अब बेसिकली कंपनी मोटा मोटी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। रिसेंट वाला जो है दिसंबर 2023 का वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। तो चलिए 2-3 साल में मतलब मार्च टू मार्च का जो फुल ईयर में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है देखते हैं। असेट जो है वो 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग 1,12,00,000 के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2023 में बढ़कर 8,31,00,000 के आसपास हुई है। रेवेन्यू 1,83,00,000 से बढ़कर 17,09,00,000 के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8,00,000 से बढ़कर 1,94,00,000 के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 1,00,000 से बढ़कर 2,43,00,000 के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो कि 50,000 के आसपास ही था और बढ़कर 1,93,00,000 के आसपास हुआ है। और टोटल बोरिंग्स जो है वो करीब 69,00,000 के आसपास था, जो 2,46,00,000 के आसपास पहुंचा है। और ये आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया है। सो ये सारे फिगर लैक्स में है। अब बेसिकली कंपनी के बिज़नेस का ये जो क्या है, तो देखो एक डिसेंट लेवल पे कंपनी आगे बढ़ रही है। रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ बढ़ रही है, रिजर्व्स भी डिसेंट वे में बढ़ रहे हैं और टोटल बोरिंग्स भी वैसे बढ़ी हुई है। बट हालांकि बोरिंग्स जो है वो मतलब मेरा ओपिनियन बताऊँ तो बोरिंग्स तो बहुत सारी कंपनीज लेती है, ऐसी बात नहीं है, बट उसको कैसे यूज़ करती है कंपनी के आगे के ग्रोथ में, एक्सपांशन में, कंपनी को और बड़ा बनाने के अंदर, तो ये एक मेजर फैक्टर रहता है। क्योंकि और हाँ एक बात है कि जब ऐसे छोटी कंपनी होती है ना तो उनको मतलब थोड़ा कॉम्पिटिटिव जो बिज़नेस कंटिन्यूसली मिलना चाहिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो आई मीन यू नो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स वो उनको इजीली मिलने के चांस होते हैं क्योंकि उनकी रेपो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो सारी चीज़ों की वजह से। बट नेवरदलेस कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एग्जांपल बन चुके हैं कि एक टाइम की बड़ी कंपनी जो होती है वो आज की तारीख में बहुत छोटी कंपनी बन जाती है, एक टाइम की छोटी कंपनी आज की तारीख में बहुत बड़ी कंपनी भी बन जाती है। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 148 करोड़ का ही मार्केट कैपिटलाइजेशन है गाइस। सो वैसे भी एसएमई आईपीओस जो होते हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ऐसा ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द मतलब 70 to 80% जो है एसएमई आईपीओस जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो वो 2-5-10 करोड़ से लेकर मतलब समझो मोटा मोटी 150 करोड़ के आसपास में सारे के सारे निपट जाते हैं। कुछ ही होते हैं जो मतलब 125, 200, 250, 300 ऐसे करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। बट फिर भी ऑन मार्क है, उस हिसाब से डिसेंट माना जाएगा ये एसएमई के हिसाब से गाइस। और ऐसी बात नहीं है कि छोटी कंपनी है तो लिस्टिंग हुई एसएमई के हिसाब से तो एसएमई ही रहेगी। अगर ये फ्यूचर में बढ़िया परफॉर्मेंस देती है तो उसको मेन बोर्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उसके बाद ये स्टॉक मेन बोर्ड में आ जाएगा अगर वैसा होता है तो। अब ROE जो है 41.57%, ROCE 36.56%, RONW 24.42%, PBV 8.04, पैट मार्जिन जो है वो 17.22 है, EPS प्री IPO 1.63, पोस्ट IPO 2.75, PX प्री IPO 55.15 है और पोस्ट IPO 32.73 है गाइस। और ये जो नोट है ना वो उन्होंने EPS प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया हुआ है। अब कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें कि IPO लाने की वजह क्या है, तो यहाँ पर 2 मेजर रीजंस दिए हैं। तो कि सेटिंग अप ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन द नेम ऑफ विवासिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ नेफ्रोकेयर एट कोलकाता, मध्यम गरम समथिंग कुछ है, वेस्ट बंगाल, ओके। एंड दूसरा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये कुछ 2 मेजर रीजंस यहाँ पर कंपनी ने दिए है। एंड गाइज यस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमाएं गाइस। एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च। फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना।
बट हाँ एक बात है कि ये आईपीओ में जो है वो कंपनी के अंदर मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन भी एसएमई के हिसाब से थोड़ा सा ठीक ठाक डिसेंट है। दूसरी बात कि मतलब छोटा ही है, एसएमई सारी की सारी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी छोटी होती है और इसीलिए उनके लिए अलग से एक फॉर्मेट निकाला गया है कि आप छोटी कंपनी है, छोटे एंटरप्राइजेस है, कोई बात नहीं, एसएमई के हिसाब से आप आईपीओ अप्लाई कर, आईपीओ लाओ, अपना फंड रेज करो और फ्यूचर में बढ़िया अगर प्रोग्रेस करती है आप करते हो तो आपको मेन बोर्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब ये जो सेबी एक्सचेंज जो है उन्होंने जब भी डिसाइड करके ये एक फॉर्मेट मोटा मोटी मैं आपको रफ बताऊँ तो उस तरह का सिस्टम बना हुआ था, तो उस हिसाब से ठीक है। साथ में कंपनी का बिजनेस भी जो 2-3 साल का हमने देखा वो प्रोग्रेस भी डिसेंट वे में है, प्लस एंकर इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, प्लस मार्केट जो है ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप जो भी, तो वो लगातार जो है वो ऑल टाइम हाई या हाई के आसपास ही चल रहा है गाइस, ठीक है। तो वो भी एक मतलब अप ट्रेंड जैसा ही है, तो वो भी एक पॉजिटिव बात है। अब ऐसे माहौल में क्या है कि अगर कंपनी को मतलब अच्छा शूटअप मिल जाता है तो लिस्टिंग गेन और लिस्टिंग का चांस बनता है। हालांकि मैं तो मेरा यही ओपिनियन शेयर करूंगा कि जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करो ना तो क्लियरिटी रखो तो बेटर है कि आपको लिस्टिंग गेन चाहिए या वाकई में आप कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हो। अगर वाकई में जुड़ना चाहते हो तो बात अलग हो गई कि लंबी दूरी के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आप जुड़े हुए हो। लिस्टिंग गेन है तो दिमाग में सोच लो कितना, 10%, 20%, डबल द मनी, वॉट एवर जो भी आपका टारगेट हो उस हिसाब से टारगेट अचीव हुआ, आई मीन प्रॉफिट लेके निकल जाओ। और अगर नहीं होता है तो स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर लो कि इतना लॉस लेके खा के मैं एग्जिट कर दूंगा। सो इट्स लाइक दैट। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल अवेयर हो पाएगा। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।